इस वीडियो में 2021 का सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, तो टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्स होंगे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्या ट्रिक है, कैसे है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसका, ये मिक्सअप क्वेश्चन है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो कह रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ पर्शियन ब्लू कलर कौन देता है। ठीक है, तो इसका मैंने पूरा ट्रिक बना दिया। पर्शियन ब्लू कलर ये आयरन का टेस्ट होता है, आयरन 2+ का एंड आयरन 3+, दोनों के लिए ये टेस्ट वैलिड होता है। लेकिन सिलेक्शन कैसे करना पड़ता है? अगर आपके पास Fe3+ आयन है तो आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज़ करना होगा। ये फॉर्मूला है। पहचान ये है कि यहाँ पे आयरन 3+ है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, राइट। तो यही इसकी पहचान है। तो यहाँ पे अगर 3+ है तो यहाँ पे 2+ वाला आपको लेना होगा, तो फॉर्मूला K4FeCN6 आएगा, जिसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। अगर आयरन 2+ का टेस्ट करना है, इसके साथ पर्शियन ब्लू कलर चाहिए, तो यहाँ पे जो कंपाउंड लेना होगा, ठीक है, पोटेशियम और साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है आयरन के साथ, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, +3 अगर होगा तो इधर +2 वाला, इधर +2 है तो इधर +3 वाला। और जब ये +3 होगा तो इसका फॉर्मूला K3FeCN6 हो जाएगा, और इसको कहते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो जैसे यहाँ पे फेरो दिया हुआ है इसने, तो अगर फेरो दिया हुआ है तो इसका मतलब आयरन 3+ का कंपाउंड होना चाहिए, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो पर्शियन ब्लू कलर होता है वो बनता कैसे है। ओके, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 4K+ को आप हटा दो, तो 4K+ हटेंगे तो उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 4 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हटेगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो FeCN6 और इसके ऊपर 4 नेगेटिव, और इधर से जो है आयरन 3+ है, इसके बगल में आयरन 3+ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि Fe के कोफिशिएंट 4 आएगा और FeCN6 इस पूरे का कोफिशिएंट 3 आएगा। यही पर्शियन ब्लू का कलर होगा, मतलब पर्शियन ब्लू कलर वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका यही फॉर्मूला होगा। यही चीज़ अगर आप इसमें करोगे तो यहाँ से K3 को हटाओगे तो इस होल के ऊपर 3- चार्ज आएगा, तो आप इसको लिख दो FeCN6 3-, राइट। और इसके बगल में Fe2+ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, Fe3 FeCN6 होल 2। तो इस तरीके से आप इसको याद रखो, और ये फॉर्मूला है। कभी फॉर्मूला भी पूछ दे तो उसको भी याद रखने का तरीका बता दिया। तो पर्शियन ब्लू कलर जो आता है वो आयरन का टेस्ट है, आयरन 2+ और 3+। अगर 3+ होगा तो आपको फेरोसाइनाइड यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जब +2 होगा तो वो कंपाउंड जिसमें आयरन +3 में हो, तो वो जो होता है K3FeCN6, उसको फेरीसाइनाइड कहते हैं। इसलिए पहले वाले का 4th ऑप्शन। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। तो देखो, सबसे पहले ये टर्म जानना है। 3 टर्म होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक के लिए साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CC, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए। ठीक है, एक और होता है प्लेनारिटी। देखो, प्लेनारिटी है कि हर केस में होगा, सिर्फ 8 मेंबर एंड हायर रिंग, यही नॉन प्लेनर होते हैं। तो इनके केस में अगर ये 2 कंडीशन वैलिड है ना, और 8 मेंबर से ज़्यादा की रिंग दिख रही है, ठीक है, तब भी आप समझ जाओ कि एरोमेटिक नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेनारिटी का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 7 मेंबर तक की रिंग है, उसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो प्लेनर होगा ही होगा। तो मेन आपको ये वेरीफाई करना है, जो जनरली 10+2 लेवल पे ये दोनों कंडीशन से हमारा काम चल जाता है। एंटी एरोमेटिक में आ जाओ। अच्छा, इसमें मैं ये बता देता हूँ, n इंटीजर है, जिसको कि आप 0, 1, 2, 3 ETC पुट करोगे। तो अगर मैं n के डिफरेंट इंटीजर के लिए पुट करके वैल्यू निकालूं, जैसे n को 0 पुट करूं तो ये आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको 1 पुट करूं तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ETC। तो इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिक होगा। यही जब आप एंटी एरोमेटिक में आ जाओ तो पहला कंडीशन साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन है, ये हो गया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n की वैल्यू का आप
1 पुट करो, क्योंकि देखो जीरो का कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉन्जुगेशन का मतलब ही नहीं होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है ऑल्टरनेट पाई क्लाउड, तो पाई तो होना जरूरी है ना, तो N0 पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए N1 से यहाँ शुरू होगा। तो N1 जब आप पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन ETC, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो होगा। अब आप कहोगे सर मान लो 5 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि ना कि इस कैटेगरी में है ना इस कैटेगरी में है, तो इसके अलावा जो भी कंडीशन होंगी वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक, रेस्ट ऑल आर नॉन एरोमेटिक, तो यही कंडीशन है। तो वेरीफाई करते हैं। पहले वाले में देख लो आप, साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही गायब है, पाई सिग्मा सिग्मा, तो कॉन्जुगेशन नहीं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है जहाँ से आप चलो कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेट पाई क्लाउड कॉन्जुगेशन में घूमते घूमते वहीं पहुँच जाओ। तो यहाँ साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है। देखो ये पाई क्लाउड यहाँ पे है, यहाँ सिग्मा, फिर ये पाई बॉन्ड, तो ये ऑल्टरनेट में आ गए। कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है, ऑल्टरनेट में आ गए। लेकिन अब ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, सिर्फ यहीं तक रह गया। अगर ये घूमते घूमते पहुँच जाता है यहाँ तक तो ये साइक्लिक होता। तो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये ऑप्शन रूल्ड आउट। सेकेंड वाला आप देख लो, पाई सिग्मा पाई, इसमें आप देख लो ऑल्टरनेट, हम यहाँ से चल रहे हैं ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट यहीं पे पहुँच गया, तो ये इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो आप देख लो ये इसकी कंडीशन वैलिड हो रही है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है, दिस इज़ नॉट एरोमेटिक, इसने एरोमेटिक पूछा है। यहाँ पे आ जाओ, फिर ये वही कंडीशन, पॉजिटिव, ये एक पाई क्लाउड, फिर ये सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, और ये फिर पॉजिटिव। तो यहाँ से इस पाई क्लाउड से, पाई का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, ये सब पाई क्लाउड में है, तो पॉजिटिव है तो पाई क्लाउड का पार्ट है। तो यहाँ से पाई सिग्मा पाई ऑल्टरनेट, फिर सिग्मा, फिर पाई ऑल्टरनेट, फिर सिग्मा, फिर उसी पाई पे पहुँच गए। यानी इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी था वो भी चला गया, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, तो ये दोनों की गिनती करो तो 2 2 4, अगेन 4 पाई आ रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोई भी चार्ज हो वो तो पाई क्लाउड का पार्ट होगा, जैसे पॉजिटिव भी था तो नेगेटिव भी पाई क्लाउड का पार्ट है। तो ये पाई, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पाई, यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। और टोटल गिनती कर लो इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप चेक कर लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका पार्ट है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द केस ऑफ एरोमेटिक। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन अगरिंग इन डुमास मेथड इज गिवन बिलो। ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये रहा y, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करके ही पता चल जाएगा। तो इस साइड हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, ठीक है, y देख लो, y/2 मल्टीप्लाइड बाई H2 है, तो 2 इतना हाइड्रोजन एटम है और तो कहीं नहीं है। और इस साइड हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 7, और कहीं नहीं है इसमें हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में। तो ये जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू द 7, क्योंकि दोनों साइड एटम के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन उधर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल हो के 7, तो ये 7 आंसर हो जाएगा इसका। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला आते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दिया, बेसिकली ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का अगेन ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का कटायन का ग्रुप होता है, ग्रुप सेपरेशन, उसमें से ये आयंस किस किस ग्रुप में लाई कर रहे हैं। तो इसका मैंने ट्रिक बता दिया, जो मैं ट्रिक स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो LCM, याद रखने का तरीका, लेड कॉपर मरकरी, LCM, लेड कॉपर मरकरी, ठीक है। ग्रुप 2 में आ जाओ, एक मिनट एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये ना LCM नहीं होता है, सॉरी, ये LMS होता है, LMS, लेड मरकरी सिल्वर, वही कॉपर आया तो मैं फिर मेरे को स्ट्राइक कर गया। लेड मरकरी सिल्वर ये होता है LMS, ठीक है। ग्रुप 1 इज़ LMS, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका, लेड मरकरी सिल्वर ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में आ जाओ, ठीक है। ग्रुप 2 में AS पहला
और दूसरा है LCCMB। AS तो मेरे को ऐसे याद रहता है कि एक मेरा फ्रेंड है आलोक सचान, तो उसके नेम से ही AS मुझे याद रहता है। AS ग्रुप 2 का पहला AS और दूसरा LCCMB। इसको ग्रुप 2A कहते हैं, इसको ग्रुप 2B। इसको ग्रुप 2A इसीलिए कहते हैं क्योंकि येलो अमोनियम सल्फाइड में ये जो होते हैं ये सॉलेबल होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अमोनियम सल्फाइड NH4 ये अमोनियम सल्फाइड है, ये येलो कलर का होता है। इसमें कौन सॉलेबल होता है? तो ये सॉलेबल होते हैं और ये सॉलेबल नहीं होते हैं। तो जो सॉलेबल होते हैं उसको हम इसमें रखते हैं। तो AS का मतलब होता है आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टिन। AS, SB एंड SN, ये इसका मतलब होता है। तो इन दोनों का ही लेटर S है तो इसीलिए एक S लिख दिया कि सारे A वाले और S वाले इस बिरादरी के हैं। और LCCMB, ठीक है, यहाँ पे L लेड हो गया, कॉपर, कैडमियम, मरकरी एंड बिस्मथ, ठीक है, ये आ गया। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो Pb2+, कैडमियम CD2+, कॉपर Cu2+, मरकरी Hg2+ एंड बिस्मथ Bi3+, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हैं। तो याद रखने का तरीका AS एंड LCCMB। ग्रुप 3 में आ जाएंगे कैफ़े, ठीक है। तो कैफ़े बहुत सिंपल, याद रखने का बहुत इजी तरीका है कैफ़े को। यह है क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, इससे आपको याद रहेगा ग्रुप 3 में। ग्रुप 4 आ जाओगे तो उसमें ZMNC। MNC तो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वर्ड होता है। ZMNC, Z का मतलब है जिंक, Mn मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। निकल कोबाल्ट के लिए DMG टेस्ट, ठीक है, निकल के लिए DMG टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट होता है। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम, कोबाल्ट के लिए नहीं होता है, वो निकल के लिए होता है, ठीक है। तो ZMNC ग्रुप 4 को याद रखने का तरीका। एंड ग्रुप 5 है BSC, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, जिसको कि बेसरका ऐसे भी कहते हैं लोग, बिना सिर वाला, बेसरका, BASRCA। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 का। अब शुरू करते हैं। देखो Mn है, तो Mn मैंने बताया था यहाँ पे सबसे पहले Mn आया था, ZMNC, ये Mn मैग्नीज, ठीक है। तो इट इज़ इन ग्रुप 4, मैच कर देते हैं। आर्सेनिक AS, आलोक सचान, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ग्रुप 2A। कॉपर ग्रुप 2B, ये देखो कॉपर यहाँ पे था, कॉपर ये मैंने लिख रखा है। AL कैफ़े का है पार्ट A, AL ग्रुप 3, ये मैच होगा ग्रुप 3 से। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद रखोगे तो पूरा ग्रुप एनालिसिस आपको याद हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो मोस्ट स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, यही रूल है, ठीक है। तो लो PE मतलब हाई स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, यही रूल है। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? तो रूल है जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो इसमें 2 बल्कि ग्रुप हैं, कार्बन नंबर 1 और ये सर्किल है कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो CH3 जिसमें सबसे पास होंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे दूर है, एकदम 180 पे है दोनों CH3, तो स्टेरिक रिपल्शन इसमें सबसे कम है, तो इसीलिए मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट हैज़ टू बी एट द लास्ट। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? जहाँ पे CH3 एक दूसरे पे ओवरलैप हैं। तो ये थोड़ा सा इसने गड़बड़ बना दिया है, इसको यहाँ पे इसको देना चाहिए, यहाँ पे ऐसे करके CH3 है क्या, H के आमने सामने है, ये दोनों आमने सामने हैं, ये H आमने सामने है, और ये CH3 और ये CH3 आमने सामने है। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो बहुत ही कम है, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन है। तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो जितना कम स्टेबल उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सेकंड इज़ एट द टॉप, आप इसी से कैच कर लोगे, नहीं अभी नहीं कैच कर पाओगे, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आप देख लो कि भाई ये केस दिया हुआ है, एक ये केस दिया हुआ है, इसमें ये ग्रुप आमने सामने है, ये ग्रुप आमने सामने है, यहाँ फिर थोड़ा सा गड़बड़ किया यहाँ पे ऐसे, और ये ग्रुप आमने सामने है।
ठीक है, तो ये जो केस है यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है, ऑल्दो इतना नहीं है क्योंकि यहाँ CH3 आमने सामने हो गए थे, यहाँ CH3 आमने सामने नहीं है, CH3 और H आमने सामने है। ठीक है, वाइल यहाँ पे ये सब अलग अलग हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल तो ये था सेकंड, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा और उससे ज़्यादा थर्ड आएगा और सबसे टॉप पे ये स्टेबिलिटी में आ जाएगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा एक और हो गया पोटेंशियल, ये लेस स्टेबल है ना, तो इसका लेस स्टेबल का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए आप लोग, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। पहले हम स्टेबिलिटी पर अरेंज कर लेते हैं, उसी का उल्टा कर देंगे। तो मोस्ट स्टेबल कौन है, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो फर्स्ट इज़ मोस्ट स्टेबल। इससे कम कौन स्टेबल है, जहाँ नेक्स्ट हायर लेवल की स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ठीक है, तो ये थर्ड है क्योंकि इसमें ग्रुप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं, हर जगह इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इससे कम स्टेबल थर्ड होगा। अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट से ये कम क्यों है, मैं कहूँगा देखो CH3 यहाँ पे 60 के एंगल पे हैं, वाइल यहाँ पे 180 के एंगल पे थे। तो जो बल्कि ग्रुप है उनके बीच में डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो स्टेरिक रिपल्शन उस केस में सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए फर्स्ट ज़्यादा, उसके बाद थर्ड। अब आते हैं सेकेंड एंड फोर्थ, इसमें सारे ग्रुप आमने सामने हैं, लेकिन सेकेंड में दो बल्कि ग्रुप CH3 ही आमने सामने आ गए, तो यानी इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगी, तो इसीलिए सबसे कम स्टेबल। और इससे ज़्यादा कौन आएगा, फोर्थ। यहाँ पे भी ग्रुप आमने सामने है लेकिन CH3 आमने सामने नहीं है, CH3 के सामने H है, CH3 के सामने H है, इसीलिए ये हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्स रिलेटेड है, तो इसी साइन को हम उल्टा कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, 4 एंड सेकेंड। अब क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ये जो भी ऑप्शन मैच कर जाए 1 3 4 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, रीज़न और असर्शन वाला है। अच्छा ये उसका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कैरेक्टराइजेशन वाला। तो देखते हैं, टू लिक्विड्स, ठीक है, विद डिफरेंस मोर देन 20 डिग्री इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। येस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा ये रीज़न था, ठीक है। अ सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। देखो पहले तो मैं रूल बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि रूल क्या है। ये रहा रूल। सिंपल डिस्टिलेशन कब हम यूज़ करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो जाए, यानी उसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना मुश्किल हो जाए, देखो 25 से कम हो जाए, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है, उनमें सारे कंपोज जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका रेंज कम होता है, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तीसरा होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जब हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, मतलब कि जिसको हम अगर बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करें तो उसके कंपोनेंट्स डिसोसिएट करने के चांसेस हो गर्म करने पे, तो हीट सेंसिटिव उसको कहते हैं मटेरियल हो, तो उसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी तो डिस्टिलेशन हम लो टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें ग्लिसरॉल, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री, ये एग्जांपल याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ये डायरेक्ट एडवांस में भी पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन, इसके लिए ज़रूरी है कि इमिसिबल इन वाटर होना चाहिए, इसमें भी इमिसिबल इन वाटर होता है, तो स्टीम डाल के हम बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट पे ही उस स्पीशीज़ को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो वाटर एंड एनिलीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। अब आते हैं कि क्या इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, तो येस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, प्रोपेनॉल, इसमें ये H बॉन्डिंग बनाएगा। एक प्रोपेनॉल ये प्रोपेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर एक दूसरा प्रोपेनॉल आप लोगे तो उन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग है, और इस H बॉन्डिंग के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन प्रोपेनॉन में ऐसा कोई भी प्रोपेनॉन ले लो आप, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इस केस में कोई भी H बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण इनका गैप 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जब 20 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, वही ये कह रहा है, तो फिर उस केस में हम इसको आराम से सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम देना है। तो नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3, ठीक है, 4 5। ओके, तो सबसे पहला तो 2 पे ईन है, ये तो हमें दिख गया, और 4 पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये एक छठा कार्बन भी है, और टोटल 6 है। तो 2 ईन हो गया, 4 आइन हो गया। अब हमें पता है ई और वाई में, ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में, तो इसीलिए इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में। अब इसके बाद ई जेड पूछा है। ई का मतलब होता है, पहले आप जेड देख लो, जेड का मतलब होता है सेम, ई का मतलब होता है अपोजिट। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक है मिथाइल डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, इस कार्बन पे 2 ग्रुप हैं, मिथाइल और बी आर का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे हाई प्रायोरिटी, इसको लो प्रायोरिटी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है लो प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी। तो इस बार देखो जो सेम प्रायोरिटी वाले हैं, हाई हाई वाले, ये अपोजिट साइड में है, या लो वाले आप देख लो ये अपोजिट साइड में है, तो हाई अपोजिट लो अपोजिट। तो अगर ये दोनों अपोजिट में हैं तो अपोजिट के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, ई। इसीलिए सेकेंड कार्बन पे ये ई है, इट इज़ ई एट द सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड पे ई है और हेक्स है, हेक्साइन। तो अब आप नेम फिक्स कर दो, 2E 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 2 पे ई है, 2 पे ब्रोमो भी है, हेक्स है, 2 इन 4 आइन, इन को पहले लिखना है, आइन को बाद में लिखना है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डुमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ सैंपल ऑफ 57.7 ग्राम NN डाई इथाइल एमिनोपेंटेन। देखो पहले तो डाई इथाइल एमिनोपेंटेन का फॉर्मूला लिखो, एमिनोपेंटेन डाई मिथाइल, पहले 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया, इस पे एमिनो लगाओ N और उस N पे 2 डाई मिथाइल लगाना है, क्योंकि N डाई मिथाइल का मतलब है पहला मिथाइल भी N से लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल भी N से लगा हुआ है, तो ये रहा N से मैंने 2 मिथाइल लगा दिया। हाइड्रोजन से बैलेंस करता हूँ ताकि मैं इसका फॉर्मूला लिख सकूँ, CH2 और ये CH3। तो अब आप इसको एसोसिएट करो तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, ठीक है, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 2 2, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 एंड 6 H17 एंड N, ये हो गया। इसका फिर मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका मोलर मास आएगा 115, इतना आ गया हमारे पास। बस अब पहले तो रिएक्शन लिखते हैं कि भाई CuO के साथ होगा क्या डुमास में। तो डुमास में C7H17 एंड N, इसको जब आप लेते हो कॉपर ऑक्साइड के साथ तो जितने कार्बन हैं सब CO2 में जाएंगे, सारे CO2 में जाएंगे, जितने हाइड्रोजन हैं सब H2O में जाएंगे, नाइट्रोजन N2 में जाएगा और कॉपर Cu में जाएगा। यही रिएक्शन होता है। तो लेट मी स्टार्ट। 7 कार्बन है तो 7 CO2 बनेगा, 7 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7/2 H2O कर दो, हाइड्रोजन बराबर 7 हो गए दोनों साइड। नाइट्रोजन को हाफ कर दो तो नाइट्रोजन एटम भी दोनों साइड बराबर, इधर 1 एटम है तो इधर भी 1 एटम हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन आप इस साइड ले लो, 7 2 जब 14 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 7/2, 7/2 3.5, ओके, तो ये हो जाएगा 17.5, इतना ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन एटम टोटल जो यहाँ से हमें सप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट। और जो यहाँ पे 17.5 कॉपर ले लो, 17.5 कॉपर। तो अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मोल्स फाइंड करते हैं कि हाउ मेनी मोल्स इज़ देयर जो रिक्वायर्ड है।